दोस्तों, आज के समय हर इंसान शक्तिशाली बनना चाहता है। कोई भी शक्तिहीन नहीं रहना चाहता। वह दूसरों के सामने अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने दबदबा बनाने के लिए आपको ऐसी प्रयास करनी होगी कि लोग आपकी चालाकी को कभी भी समझ ना पाएं। पुराने समय में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वो महाराजा हो या महारानी, उनके चारों तरफ हमेशा ही एक दरबार लगा रहता था। वहाँ के दरबारी अपने महाराजा के निकट आने की कोशिश करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे और पावर हासिल करने की कोशिश करेंगे तो जो वहाँ पर बैठे दूसरे लोग होंगे वह इनके इरादों को समझ जाएंगे और हो सकता है उनके इरादों को वह नाकामयाब कर दें। इसलिए वो लोग हमेशा सूक्ष्म तरीके से महाराजा के दिल को जीतने की कोशिश करते थे। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई 48 लॉ ऑफ पावर बुक से आज 4 इम्पोर्टेंट लॉ को समझेंगे। पहला लॉ कहता है, अपने बॉस को श्रेष्ठ दिखने दें। अपने से सीनियर लोगों को यह लगने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश करने के लिए उनके सामने अपनी योग्यता का जरूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें, क्योंकि जब आप अपने टैलेंट की प्रदर्शन करते हैं तब सामने वाले इंसान में आपके प्रति देश ईर्ष्या और सुरक्षा की भावना आने लगती है। इसलिए अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आप उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। उसके सामने कुछ मूर्खता वाली अभिनय करें, ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञता पूर्ण सलाह की जरूरत है। ऐसी चाल चलें जिससे आगे चलकर आपको कोई नुकसान न पहुंचे और आप उस काम में सफल भी हो जाएं। लॉ नंबर 2, हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों को अपने बातों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप दूसरों के सामने जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं तब आप उनके सामने बहुत ही साधारण नजर आते हैं। आप बहुत ज़्यादा बोलने के चक्कर में मूर्खता वाली बातें करने लगते हैं और हो सकता है आपके द्वारा बोली गई बातें ही आपको जोखिम में डाल दें। 1825 में जब निकोलस रूस के सिंहासन पर बैठे तो उनके विद्रोही उनके खिलाफ विद्रोह करने लगे। तब राजा ने उन विद्रोहियों के लीडर को ही फांसी देने का आदेश दिया, और जब उसे फांसी देने के लिए उसके गले में रस्सी डालकर उसे लटकाया गया तो रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस समय किसी को फांसी देने पर रस्सी का टूट जाना ईश्वर का इंसाफ माना जाता था और उस मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। इसी कारण उस मुजरिम को भी कीड़े छोड़ने वाले ही होते हैं। लेकिन जब वह संदेशवाहक से पूछते हैं कि क्या उसने इस घटना के बाद कुछ कहा, तब संदेशवाहक ने बताया कि उसने कहा था, राजा जब ठीक से रस्सी तक नहीं बनवा सकता तो राज्य क्या वो खाक चलाएगा। तब यह सुनकर राजा बोला, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी इस बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। और अगले दिन उसे फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। तब इस बार रस्सी नहीं टूटी, जिससे उसे फांसी हो गई। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं लौट सकते, इसलिए हमेशा कोई भी बात सावधानी से बोलें। लॉ नंबर 3, बहस से नहीं अपने काम से जीतें। बहस से मिलने वाली प्रशंसा दरअसल खोखली होती है। ये सिर्फ बहस करने वाले लोगों को लगता है कि सामने वाले पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते, बल्कि उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है। बस करके अपनी बात मनवाने या जीतने में यह दिक्कत होती है कि आप यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। हो सकता है कि वह सिर्फ आपके बातों पर सहमत दिख रहा है, लेकिन अंदर से वह आप पर क्रोधित हो रहा हो। दोस्तों, सबसे असरदार होता है कि अगर किसी के द्वारा दिए गए काम को बिना कुछ बहस किए ही अपने काम को अच्छे से करके दिखाते हैं, तब सामने वाले पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। बल्टेसर ग्रेसन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। 1688 में क्रिस्टोफर रेन वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन वहां के मेयर को इस डिजाइन को लेकर एक डाउट था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सेफ नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है, इसलिए तुम एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए यहाँ पर 2 खंबे लगा दो। रेन को यह पता था कि यहाँ पर खंबों की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वह मेयर से बिना कुछ बहस किए वहाँ पर 2 खंबे लगवा दिए और मेयर भी खुश हो गया। लेकिन कुछ साल बाद जब मजदूर वहाँ साफ सफाई कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ये जो 2 खंबे हैं उस छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उस छत से कुछ दूर पर ही खत्म हो गए थे। और जब मेयर ने देखा तो मेयर को यह बात समझ में आ गई कि यहाँ पर ये 2 खंबों की जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ कहने पर ही लगाए गए हैं। लॉ नंबर 4, काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। पॉल रूबेंस अपने स्टूडियो में कई अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखे हुए थे जो अलग अलग चित्र को तैयार करते थे, और जब भी कोई कस्टमर उस पेंटिंग को खरीदने आता था तो वो लोग देखते थे कि पॉल रूबेंस कई तरह की पेंटिंग पर एक साथ काम कर रहे थे।
जिससे रूबेंस लोगों के नजरों में असाधारण व्यक्ति लगते थे और सभी को यही लगता था इनको एक साथ कई तरह के काम करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन भले ही वह अपने स्टूडियो में कोई पेंटिंग तैयार करते हो या नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि ये सभी पेंटिंग उन्होंने ही तैयार किया है। दोस्तों, अगर आप हर काम खुद करना चाहोगे तो शायद ही आप उस काम को कर पाओ। इसलिए ऐसे लोगों को खोजिए जिनमें आपके उस काम को करने की काबिलियत हो, और इस तरह काम वह करेंगे और नाम आपका होगा। इसी तरह पॉल रूबेंस भी करते थे। दरअसल पेंटिंग वे खुद तैयार नहीं करते थे, बल्कि उन पेंटिंग को तैयार करने के लिए कुछ लोगों को जॉब पर रखे हुए थे जो उनके इस काम को बड़े ही आसानी से कर देते थे, और पॉल रूबेंस उनके काम को दिखाकर अपना नाम बनाते थे। वे सिर्फ लोगों को ऐसा फील कराना चाहते थे कि इन पेंटिंग को वे स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ लॉ फ्रॉम 48 लॉ ऑफ पावर बुक से। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।